कुछ ही समय बाद एलेनोर आता है। एक घर जहां एक गरीब किशोरी को खिड़की के माध्यम से गोली मार दी गई है। पुलिस को तब पता चलता है कि पड़ोस में एक निश्चित 17वीं मंजिल के अपार्टमेंट से सभी गोलियों को निकाल दिया गया है। लेकिन जैसे ही वे इस खोज को बनाते हैं, वही अपार्टमेंट अचानक विस्फोट हो जाता है, पूरी इमारत को अराजकता में फेंक देता है। भयभीत निवासी एक उन्माद में भागना शुरू करते हैं। इस दौरान एक चौंकाने वाला एलेनोर एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है यदि शूटर भीड़ के साथ भागने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद पुलिस और अग्निशामक धुएं से भरे भवन में जाते हैं, उनके बीच एलेनोर के साथ। वे जल्द ही विस्फोटित अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं और पता लगाते हैं कि वहां कोई भी नहीं मर गया। इस बीच एलेनोर सांस लेने के लिए संघर्ष करता है, धुएं में, और कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। लेकिन मैक नाम का एक जासूस उसे तुरंत ऑक्सीजन मास्क देता है और उसे स्थिर होने में मदद करता है। तभी मुख्य एफबीआई अन्वेषक जेफरी लैममार्क आता है और टीम उसे सूचित करती है कि फ्लैट एक नॉर्वेजियन व्यक्ति का है जो वर्तमान में ओस्लो में है। यह पता चलता है कि उसने यह जगह कर्ज चुकाने के लिए ली थी और तब से वह इसे बेचने की कोशिश कर रहा है। फिर दृश्य पुलिस स्टेशन में कट जाता है, जहां लैममार्क टीम को उन प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानकारी देता है जिन्हें उन्हें जांच के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। बाद में हम उसे डिप्टी गवर्नर कैपल्टन को सुझाव देते हुए देखते हैं कि हत्यारे को भागने से रोकने के लिए सभी राजमार्गों को बंद कर दिया जाए, लेकिन कैपल्टन यह कहते हुए मना कर देता है कि ऐसा करने से जनता में दहशत फैल जाएगी, जो गवर्नर की छवि के लिए बुरा होगा। बाद में हम एलेनोर और एक अन्य पुलिस वाले को हत्यारे के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जो लैमार्क का ध्यान आकर्षित करता है। फिर वह एलेनोर की अंतर्दृष्टि के बारे में पूछता है और वह बताती है कि हत्यारा किसी प्रकार की आंतरिक राहत को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि उसने 29 लोगों को मार डाला, अन्यथा वह 2 के बाद रुक सकता था। एक हैरान लैमार्क पूछता है कि उसने और अधिक हत्याएं क्यों नहीं की, और एलेनोर जवाब देती है कि शायद उसने रात के लिए अपनी इच्छा को संतुष्ट कर लिया था। वह यह भी मानती है कि वह जल्द ही फिर से हमला करेगा, और लैमार्क उसके शब्दों के वजन से चौंक जाता है। अगली सुबह एलेनोर को अपने वरिष्ठ का फोन आता है, जो उसे सूचित करता है उलझन में पड़ी महिला एक कैफे में जाती है, जहां वह लैमार्क को एक बार फिर कैपलेटन से बहस करते हुए पाती है, जो अभी भी कोई एहतियाती कदम उठाने से इनकार करता है। डिप्टी गवर्नर के चले जाने के बाद एलेनोर लैमार्क के साथ बैठती है, जो बताता है कि वह उसे एफबीआई टीम में शामिल करना चाहता है। यह उसे चौंका देता है और लैमार्क समझाता है कि यह सिर्फ उसकी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह हत्यारे की तरह ही विकृत दिमाग की है। तभी जासूस मैक आता है और लैमार्क घोषणा करता है कि अब से वे तीनों एक टीम के रूप में काम करेंगे। इसके बाद तीनों मुर्दाघर पहुंचते हैं और पीड़ितों के 29 बेजान शवों का सामना करते ही उन पर भय की एक ठंडी लहर छा जाती है। उन्हें पता चलता है कि हत्यारा बेहद कुशल है और शायद सैन्य प्रशिक्षित है, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति इतनी सटीकता के साथ इतने सारे लोगों को मार नहीं सकता। लैमार्क ने देखा कि वे जाति, उम्र और लिंग में भिन्न हैं, जिसका अर्थ है कि कोई स्पष्ट पैटर्न या संबंध नहीं है। तभी एक अधिकारी दौड़ता हुआ आता है और तत्काल चौंकाने वाली खबर देता है कि पुलिस ने हत्यारे को ढूंढ लिया है। बाद में हम तीनों को उस स्थान पर पहुंचते हुए देखते हैं, जहां स्वाट टीम पहले से ही एक इमारत को घेर रही है। एक अन्य एफबीआई एजेंट, फ्रैंक, बताता है कि संदिग्ध एक किशोर लड़का है जो विस्फोट वाले अपार्टमेंट के ठीक ऊपर रहता है। पुलिस पूछताछ के दौरान
उसने खुद को अंदर बंद कर लिया और सभी को मारने की धमकी दी। फ्रैंक आगे कहता है कि बच्चा हर बॉक्स में टिक करता है क्योंकि उसे एडीएचडी है, लगातार बदमाशी के कारण स्कूल नहीं जाता है और हिंसक वीडियो गेम से ग्रस्त है। इसके अलावा उनके चाचा ने उन्हें पिछले गर्मियों में एक बंदूक क्लब में ले लिया। लेकिन इस सब के बावजूद लैमार्क को नहीं लगता कि किशोर हत्यारा है। एलेनोर बताते हैं कि विस्फोटित अपार्टमेंट में एक गद्दा था और सवाल यह है कि हत्यारा ठीक ऊपर रहता है तो ऐसा क्यों होगा। लेकिन फ्रैंक इन कारणों पर विचार करने से इनकार कर देता है और जल्द ही स्वॉट टीम दरवाजे को तोड़ देती है और किशोरी का सामना करती है। लड़के को आतंक से भस्म हो जाता है और भागने के एक हताश प्रयास में वह अपनी मृत्यु के लिए गिरते हुए अपनी बेडरूम की खिड़की से बाहर निकलता है। इस आपदा के बाद पुलिस को पता चलता है कि लड़के के साथ कोई हथियार नहीं था, जिसका अर्थ है कि यह एक झूठी सीसा था। निराश, लैमार्क चित्रकारों से संपर्क करने का फैसला करता है, जिन्हें मालिक ने 2 साल पहले अपार्टमेंट को पेंट करने के लिए काम पर रखा था, क्योंकि उस समय उनके पास चाबियां थीं। जल्द ही 3 चित्रकार, रॉडनी, हेंस और दिमित्री पूछताछ के लिए आते हैं। लैमार्क प्रत्येक से पूछता है कि वे नए साल की पूर्व संध्या पर कहाँ थे और सभी ठोस बहाने प्रदान करते हैं। रॉडनी एक शांत आदमी प्रतीत होता है, लेकिन हेंस और दिमित्री उन पर सालों पहले किए गए काम के लिए हत्या का आरोप लगने के बाद गुस्से में हैं। फिर दृश्य कुछ दिनों बाद एक मॉल में कट जाता है, जहां हम एक बूढ़े आदमी को कपड़े पर कोशिश करते हुए देखते हैं, और जब वह दूसरे कपड़े आजमाता है तो एक और आदमी फिटिंग रूम में प्रवेश करता है। जल्द ही बूढ़ा आदमी शिकायत करता है कि उसके कपड़े चेंजिंग रूम में गायब हो गए हैं। पता चलता है कि वह वही है जिसने बूढ़े आदमी के कपड़े चुराए थे। एक और आदमी जिसने उसे देखा घृणा महसूस करता है और सुरक्षा को सूचित करता है। सुरक्षा तुरंत बाथरूम की ओर जाती है, लेकिन चोर पहले ही जा चुका होता है। सौभाग्य से वे उसे कैफेटेरिया में पकड़ लेते हैं, जहां वह बचा हुआ खाना चुराने की कोशिश कर रहा है। गार्ड बार बार उसे अपना बैग खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह जिद करके मना कर देता है। और फिर अचानक एलेनोर एक बंदूक की दुकान पर हत्यारे द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए मालिक से पूछताछ कर रही है। लेकिन उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है जब उसे एक भयानक घटना के बारे में कॉल आती है। एलेनोर जल्द ही मॉल पहुंचती है और उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि वह जगह नागरिकों और अधिकारियों के असंख्य शवों से भरी हुई देखती है। इसके बाद वह लैमार्क और मैक के साथ सुरक्षा कक्ष में जाती है, जहां वे सभी सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि हत्यारा पतला, गोरा और 6 फीट से अधिक लंबा है, लेकिन उसका चेहरा प्रत्येक फ्रेम में एक हुड के पीछे छिपा हुआ है। वे बाथरूम जाने से पहले उसकी असली शर्ट देखते हैं और इसे डीएनए विश्लेषण के लिए एकत्र करने का फैसला करते हैं। एलेनोर ध्यान से देखती है और कहती है कि वह आदमी यहाँ हत्या करने नहीं बल्कि भोजन, कपड़े लेने और साफ सफाई करने आया था। उन्होंने यह भी देखा कि उसने केवल प्लेट से सब्जियां उठाईं, जो दर्शाता है कि वह शाकाहारी है। लैमार्क इस बात पर जोर देता है कि उसने कितनी निर्दोषता से सभी को मार डाला, यह दर्शाते हुए कि वह न केवल सेना द्वारा प्रशिक्षित था, बल्कि कुशल निशानेबाजों के बीच पैदा हुआ था। वे दहशत में देखते रहे, क्योंकि हत्यारे ने कूड़ेदान में कई हथगोले सावधानी से रखे थे, जिनका इस्तेमाल उसने एक साथ कई अधिकारियों को मारने के लिए किया। दुर्भाग्य से पुलिस बाथरूम में फेंके गए कपड़े नहीं ढूंढ पाती, क्योंकि गोलीबारी से पहले ही कचरा उठाने वाली गाड़ी उन्हें ले जा चुकी थी। किसी उम्मीद की किरण के साथ मैक और एलेनोर जल्द ही लैंडफिल पर पहुंच जाते हैं और कचरे के पहाड़ों के बीच हत्यारे के कपड़ों को बेतहाशा खोजते हैं।
दूसरी ओर लैमार्क अपने वरिष्ठों और कैपल्टन के भारी दबाव में है, जिसे केवल गवर्नर की छवि बचाने की परवाह है। इस बीच मैक और एलेनोर हत्यारे के कपड़े लेकर लौटते हैं, जिससे उन सभी को उम्मीद की एक किरण मिलती है। तभी एक समाचार एंकर मॉल की घटना का फुटेज प्रसारित करता है, दर्शकों से आग्रह करते हुए कि अगर उनके पास हत्यारे के बारे में कोई सुराग हो तो वे उससे संपर्क करें। एलेनोर तीनों चित्रकारों की जांच जारी रखती है और रॉडनी के बैंक स्टेटमेंट की समीक्षा करने पर वह यह जानकर चौंक जाती है कि वह एक ही समय में कई नौकरियां कर रहा था। हत्यारे की शर्ट के लैब परिणाम भी आते हैं, जिसमें भंगुर बालों के कई निशान दिखाई देते हैं, जो आमतौर पर उन व्यक्तियों में पाए जाते हैं जिनके सिर में गंभीर चोटें आई हों। इस बीच टीवी पर लोगों के फोन आने लगते हैं और एक आदमी बहुत अजीब तरीके से बोलता है, दावा करता है कि उसे हत्यारे सैनिक पर गर्व है। वह बताता है कि वह अदृश्य सेना नामक एक समूह का हिस्सा है, जो धांधली वाली व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है। जब समाचार एंकर उस पर विश्वास नहीं करता है, तो कॉलर उसे जान से मारने की धमकी देता है और यहाँ तक कि उसकी बेटी का भी पीछा करते हैं, जो अपने कॉलेज के छात्रावास के कमरे में है। ऐसा लगता है कि वह आदमी हत्यारे के बारे में बहुत सारी जानकारी जानता है, इसलिए एफबीआई कॉल का पता लगाती है और उसका स्थान पता लगाने में कामयाब हो जाती है। बिना समय गंवाए एफबीआई इस कॉलर को पकड़ने के लिए एक स्वाट टीम के साथ एक हेलीकॉप्टर में सवार हो जाती है। उन्हें यह भी पता चलता है कि वह एनआरए नामक एक बंदूक वकालत समूह का सदस्य है और सरकार, उदारवादियों और यहूदियों से नफरत करता है। वे उसका नाम जानने, उसकी कार का पता लगाने और उसका पीछा करने में कामयाब हो जाते हैं। लैमार्क और एलेनोर को संदेह है क्योंकि असली हत्यारा एक अकेला व्यक्ति है और किसी भी समूह या विचारधारा से जुड़ा नहीं है। लेकिन उनके पास अपने वरिष्ठों और राज्यपाल के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ ही समय बाद कॉलर और उसके दोस्त अपने ट्रक से बाहर निकलते हैं और एक दुकान में सिर हंसते और इस बारे में ब्रैगिंग करते हुए कि उन्होंने समाचार एंकर को अपमानित किया और पुलिस को डरा दिया। एलेनोर और मैक भी अंडरकवर जाते हैं और एक करीबी घड़ी रखने के लिए उन्हें अंदर का पालन करें। एलेनोर तब चुपचाप कुछ नागरिकों को चेतावनी देता है और उन्हें स्टोर छोड़ने का आग्रह करता है। लेकिन तनाव तब बढ़ जाता है जब एक बूढ़ा आदमी वह क्या कहता है उसे पकड़ नहीं लेता है और उसे जोर से बोलने के लिए कहता है। उसकी आवाज़ ठगों में से एक का ध्यान खींचती है, जो तुरंत संदिग्ध हो जाता है। बस तब अधिक अधिकारी आते हैं और वे ठग समूह में अपने हथियार खींचते हैं। बंदूक की आग का एक तीव्र आदान प्रदान उनके बीच उगता है, जिसके दौरान अधिकांश ठग शॉट और मारे जाते हैं। उनमें से केवल एक ही जीवित बचता है और वह अधिकारी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे स्टन गन से मारा जाता है। लेकिन घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में जब उस आदमी को गिरफ्तार किया जाता है, तो वह बताता है कि पूरी बात सिर्फ एक शरारत थी और अदृश्य सेना जैसी कोई चीज नहीं है। अगले दिन एक अनुशासन समिति ने लैमार्क पर अक्षमता का आरोप लगाया और कई गलत फैसले लिए, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मौत हो गई। लैमार्क समझाने की कोशिश करता है कि यह उसका फैसला नहीं था, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस बात पर जोर देता है कि नियंत्रण बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। क्यों?